अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आपको लास्ट प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स थे यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगी आपको। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कौन सा टॉपिक आज हम लोगों ने करना है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मुराद ये है कि प्रीवियस देखें हमारे पास जो लेक्चर्स थे, यानी कि इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये क्या है, 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1897 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरीज के साथ साथ उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर और कंक्लूड हो चुकी थी। न्यूट्रॉन अभी तक जो था वो डिस्कवर नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद इन 1932 में चैडविक ने जो किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, मतलब कि अभी तक रदरफोर्ड के माइंड में ये बात थी कि एटम के अंदर सिर्फ 2 ही सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड ये देखना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन क्या है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये अरेंज कैसे होते हैं, ये लोकेट कहाँ करते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं। उस मॉडल को रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस जो थी वो क्या थी, 0.00004 सेंटीमीटर। इंतहाई बारीक गोल्ड फॉयल था वो। ठीक, उस गोल्ड फॉयल पे ये गोल्ड फॉयल के एटम्स दिखाए गए हैं ये, ठीक है ना। तो उसने जो है हीलियम न्यूक्लियाई, जिनको आप अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हो, हीलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करवाया। हीलियम न्यूक्लियाई उसने इस थिन गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड करवाए। हीलियम न्यूक्लियाई जो है, जिनको दूसरा नाम जो होता है वो अल्फा पार्टिकल्स भी होता है। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से अमिट होते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से अमिट होते हैं। उसने जो है वो रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल किया था अल्फा पार्टिकल्स लेने के लिए। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स को जब थिन गोल्ड फॉयल पे उसने बम्बार्ड करवाया तो उसने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, उसने क्या देखा? उसकी 3 मेजर ऑब्जर्वेशन थी। जो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं यानी कि जो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम की न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? देखें, हीलियम जो हमारे पास एटम है उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो 2 होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 2 होते हैं। और उसका सिर्फ न्यूक्लियस ही है बेटा, ठीक है, उसका सिर्फ न्यूक्लियस ही है। उसके बाहर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिमूव करवा दिए गए हैं, लिहाजा हीलियम 2 पॉजिटिव ये अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, जो सिर्फ न्यूक्लियस है यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस, इसका उसने बम्बार्ड करवाया किस पे? गोल्ड फॉयल पे। तो उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजरे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस मैंने दिखाई हैं ये अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि अल्फा पार्टिकल सीधे जो है वो गुजर रहे हैं। उसने इसके पीछे जो है क्या रखती थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट या फ्लोरेसेंट प्लेट। फ्लोरेसेंट प्लेट क्या होती है? ऐसी प्लेट जब ग्लास के ऊपर जिंक सल्फाइड को क्या कर दिया जाए, कोट कर दिया जाए तो उसे फ्लोरेसेंट प्लेट बोलते हैं। उस प्लेट का मकसद ये होता है कि जहाँ जहाँ वो पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे ना वहाँ पर अपने फ्लैशेस छोड़ जाएंगे, अपने निशान, वो जो फ्लैशेस के निशान होंगे ना वहाँ पर वो स्पॉट्स बन जाएंगे। उन स्पॉट्स से हमें पता चल जाता है कि आया ये जो है कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं या अनडिफ्लेक्टेड हैं। ठीक है, तो वो
उसने ऑब्जर्वेशन के लिए वो जिंक सल्फाइड की कोटेड प्लेट जो है वो पीछे रख दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मीन वो गोल्ड फॉयल में से सीधे गुजर गए पार्टिकल्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसकी थी, उसने देखा कि 20,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज, जिनमें लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी। ये देखें, ये वाला पार्टिकल जो मैंने शो किया हुआ है फिगर में, ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। एक मैंने ये वाला शो किया हुआ है, ये भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो 20,000 में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते थे जो कि लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते थे, मतलब लार्ज एंगल पे वो मुड़ जाते थे, और बहुत ही कम, वेरी फ्यू जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो बाउंस बैक हो रहे थे, वो बाउंस बैक हो रहे थे, मतलब थिन गोल्ड फॉयल पे जब पड़ते थे तो वापस उसी जानिब आ जाते थे जिस जानिब से वो जा रहे थे। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल जिस जानिब से जा रहे थे उसी जानिब वापस वो मुड़ के आ जाते थे। तो ये तीन उसकी मेजर ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स और कंक्लूजन, यानी कि रदरफोर्ड ने जो 3 ऑब्जर्वेशंस की थी उसकी बेस पे उसने क्या कंक्लूड किया था, उसने क्या रिजल्ट्स पेश किए थे, वो हम लोगों ने देखने हैं। रदरफोर्ड ने जो पहला कंक्लूजन दिया था वो दिया था मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। रदरफोर्ड ने देखा था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कि ज़्यादातर जो हीलियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो अनडिफ्लेक्टेड उस थिन गोल्ड फॉयल में से गुजर रहे थे। तो उसने ये कंक्लूड किया स्टूडेंट्स कि जो एटम है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है, लेकिन वॉल्यूम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है। इसी वजह से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहे हैं। अनडिफ्लेक्टेड मतलब बगैर मुड़े, किसी एंगल में वो नहीं मुड़े, बल्कि स्ट्रेट जो है वो उस थिन गोल्ड फॉयल में से पास हो गए हैं। ये उसकी फर्स्ट रिजल्ट था, कंक्लूजन था। सेकेंड उसका कंक्लूजन था देयर इज सेंटर पॉजिटिव चार्ज पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर उसने जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन की थी कि 20,000 जो अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद जो है वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट किए हैं, ये जो मैंने शो किए थे किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट किए हैं, मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उसने कहा इस बेस पे कि एटम के सेंटर में कोई जो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्ट है एटम के सेंटर में, उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। पॉजिटिव पार्ट है, उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। होता ये था स्टूडेंट्स कि देखें ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल, ये इसके अपने ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो सेंटर में जिसके पास से जब वो गुजरते हैं तो बिल्कुल उसके एज से अगर वो टकराते हैं तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है ये थोड़ा सा एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। देखिए वो बिल्कुल सेंटर में नहीं टकरा रहे, बिल्कुल एज पे टकराते थे, तो वो लार्ज उनमें डिफ्लेक्शन शो हो जाती थी। तो जिससे उसने कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्ट है, और उसने उसको पॉजिटिव पार्ट को, लेकिन वो है साइज में छोटा, उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड कंक्लूजन था देयर इज सेंटर पॉजिटिव चार्ज पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, और ये उसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बेस पे था कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। थर्ड जो उसने कंक्लूजन दिया था, सेंटर पॉजिटिव पार्ट इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक है, कुछ हमारे पास जो पार्टिकल थे वो तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्ज एंगल पे, कुछ पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे कि जो कि बाउंस बैक हो रहे थे, जो कि बाउंस बैक हो रहे थे। ठीक है, बिल्कुल जिस साइड से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे दोबारा से उसी साइड पे वो मुड़ रहे थे। ठीक है, जैसे बॉल को अगर हम लोग दीवार से मारें तो वो बॉल वापस जो होती है फेंकने वाले की तरफ ही वापस आती है, तो वो बाउंस बैक हो रहे थे। तो उस जो बहुत ही कम पार्टिकल जो बाउंस बैक हो रहे थे उसकी बेस पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सेंटर पॉजिटिव पार्ट जो है वो इंतहाई डेंस और हार्ड है।
इंतहाई डेंस और हार्ड है, ठीक है। अब जो फोर्थ उसका कंक्लूजन था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ये उसने किस बेस पे किया था? ये उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन की बेस पे किया था, क्योंकि बहुत ही चंद कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो वो कहता था कि इतने कम जो अल्फा पार्टिकल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लार्ज एंगल पे। वजह उसकी ये थी कि एटम तो खुद बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू जो उसका, जिससे कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो क्योंकि चंद थे, लिहाजा उसने कहा कि जो जिस पार्ट से यानी कि न्यूक्लियस से वो टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लार्ज एंगल पे, वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसी बेस पे उसने ये कंक्लूड किया था कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्योंकि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लिहाजा जो एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंतहाई छोटा है। फिफ्थ उसका कंक्लूजन था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो इतनी कोई ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन नहीं दे सका था, उसने बस जो है ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। जब साइज उसका इतना, वॉल्यूम उसका इतना बड़ा है, तो इसका मतलब कुछ चीज़ है जो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो बहुत छोटी चीज़ है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। सिक्स ऑब्जर्वेशन थी उसकी, कंक्लूजन था कि एटम एज अ होल पार्टिकल इज न्यूट्रल। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक जब उसने ये मॉडल पेश किया था उस वक्त तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था। चार्ज का मैग्नीट्यूड उसका क्या था? सेम था। तो इस वजह से, और दोनों का नंबर भी बराबर होता है किसी एटम में, तो लिहाजा एटम जो है एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ये उसका कंक्लूजन था। सेवंथ उसने जो एक ऑब्जर्वेशन उसने जो पेश किया था, कंक्लूजन ड्रा किया था अपना मॉडल में, उसने रिजल्ट्स दिए थे कि ऑल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम नाउन एज न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये बात याद रखें कि उस वक्त तक जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसके माइंड में यही था कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। तो वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने ऊपर बात कर दी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में उसके जहन में ये था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसने उसको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अगरचे जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल को क्या कर दिया था? फॉल्स करार दे दिया था, ठीक है, मतलब कि उसमें बहुत से डिफेक्ट्स थे, वो था ही गलत था। तो लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, डिफेक्ट्स थे, ठीक है। डिफेक्ट्स को आप ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसीज भी कहते हैं इनको, तो शॉर्ट कमिंग्स भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं ड्रॉप इसके डिफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, पेपर में किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो पहला डिफेक्ट था वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन न्यूक्लियस। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस को क्या करती है? एमिट करती है, ठीक है ना। हम एक जनरल एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग अपने एग्जांपल भी ले लें, ठीक है। जब हम लोग तेज़ी से मूव करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होती है? रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस एमिट होती है ना। तो रदरफोर्ड ने के मॉडल के अकॉर्डिंग दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि अगर रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो घूम रहे हैं, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो घूमती हुई चीज़ या आप कह लो कि मूव करती हुई चीज़, काइनेटिक एनर्जी वाली चीज़
जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसको अपने अंदर से अंदर मुसलसल एनर्जी को क्या करना चाहिए, एमिट करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस है तो और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ रिवॉल्व करता करता जब रेडिएशन अपने अंदर से एमिट करता रहेगा तो वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। ठीक है, और एट द एंड उसको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जिससे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, सॉरी एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब एक नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्ट के अंदर गिर गया तो एटम तो कोलैप्स हो गया। ठीक है, उसको रेडिएशन जो है अपने अंदर से एमिट करते 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 उसको न्यूक्लियस के करीब आते जाना चाहिए और एंड पे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। ये एक मसला जो था, एक डिफेक्ट जो था, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको चैलेंज किया था। दूसरा, एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द तो उसको रेडिएशंस भी कॉन्टीन्यूसली एमिट करनी चाहिए। तो ऐसी बॉडी जो कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन को एमिट कर रही हो उसका स्पेक्ट्रम भी क्या बनना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे रेनबो है, ठीक है ना, कि एक हमारे पास कलर की जो वो वेव्स है, वेवलेंथ है, वो दूसरे में मर्ज हुई है, कॉन्टीन्यूस है ना, हमारे पास 7 कलर्स हैं, एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज हुआ है, कहीं पर हमें स्प्लिटिंग लाइन उसकी नज़र नहीं आ रही होती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि जब एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ में मर्ज हुई हो। जबकि हम लोग एटम के स्पेक्ट्रम को जब स्टडी करते हैं ना तो एटम का स्पेक्ट्रम बाकायदा हमें लाइंस की फॉर्म में नज़र आता है, स्प्लिटिंग पॉइंट्स उसके नज़र आते हैं। तो एटम जो है हम लोगों को क्या दे रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे। अगर वो रेडिएशन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे होते और एमिट कर रहे होते तो एटम का हर सूरत में स्पेक्ट्रम जो होना था कॉन्टीन्यूस होना था। कुछ और है इसके पीछे, कोई रीज़न है कि ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा है, ये तो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। ठीक, तो ये 2 मेजर डिफेक्ट्स थे जो कि रेज हो गए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। अलबत्ता डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए ना न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन वो उसने बहुत से क्वेश्चंस रेज कर दिए जिसकी बेस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स और मज़ीद रिसर्चेस स्टार्ट हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज किया वो था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो रेडिएशंस को एमिट भी कर रहे हैं तो एट द एंड उसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। एटम फिर स्टेबल कैसे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, वो बस क्या कर रहा है, उसके अंदर ही मौजूद है, किसी ना किसी सूरत में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या चीज़ है ऐसी जिसने एटम को स्टेबल रखा हुआ है, ये क्वेश्चन रेज हुआ। दूसरा, साइंटिस्ट को इस बात पे प्रोवोक कर दिया इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता। इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर तीसरी बात, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो डिफेक्ट से भरा हुआ है, लाजमन हमारे पास कोई ऐसा एक और मॉडल होना चाहिए, एटॉमिक मॉडल, जो इसके डिफेक्ट्स को ओवरकम करता हो, जिसकी बेस पे क्या एक मतलब कि लाजमन हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत है जो जिसमें वो डिफेक्ट्स ना हो जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मौजूद थे। इसकी वजह से बाद में बोहर ने क्या किया था, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के जो भी डिफेक्ट्स थे उनको क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो सारा था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक्सपेरिमेंट भी, इसकी ऑब्जर्वेशन भी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन भी, डिफेक्ट्स भी इसके क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स इसके अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में
पूछ लिए जाते हैं। और एक बात याद रखनी है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही का दूसरा नाम है। आपको इससे मतलब कोई भी मसला हो, कोई इशू हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।